गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि महाविद्यालय के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर रूप से चलाई जा रही है, वैसे ही हम बात करें कि हम बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। और पेपर फर्स्ट में जो थर्ड यूनिट के जो मेन टॉपिक थे उन पे हमने चर्चा कर ली। बाकी कुछ पॉइंट और बच रहे हैं, उन पे भी हम चर्चा कर लेंगे। तथा सेकंड यूनिट जो थी, सेकंड यूनिट में आपके कुछ पॉइंट आ रहे हैं जो मेन इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं। उसके बाद में सेकंड यूनिट के कुछ जो पॉइंट रह गए हैं उन पॉइंट पर चर्चा कर लेंगे। उनसे रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड उनमें कौन कौन से क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो सारी चीज़ हम पढ़ेंगे। देखिए, इसमें जो एक पॉइंट है वो है जेनेटिक्स कोड, आनुवांशिक कूट जिसे हम बोलते हैं। ये क्या होते हैं, इन पे चर्चा करेंगे हम लोग। देखिए, आनुवांशिक कूट, देखिए बात करें टॉपिक जो हमारा है, आपको पता है बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में, बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट आपका पता है बॉटनी है। और बॉटनी में फर्स्ट पेपर हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पेपर का जो पेपर फर्स्ट का टॉपिक है, पेपर फर्स्ट का टॉपिक है ये, और उस टॉपिक का नाम है जेनेटिक्स कोड। जेनेटिक कोड क्या होता है? तो देखिए, जेनेटिक कोड जो होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले तो अगर इसकी सिंपल डेफिनेशन की बात की जाए, सामान्य परिभाषा अगर बात की जाए, तो जेनेटिक्स कोड ऐसे कोडोन होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस या सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो सूचनाएं होती है, इंफॉर्मेशन होती है, उनको प्रवाहित करने का काम करते हैं। यानी कि जो प्रोटीन संश्लेषण की जो सूचनाएं होती है उनको ले जाने का काम करते हैं, वो होते हैं जेनेटिक्स कोड। आनुवांशिक कूट जो होते हैं, ये आनुवांशिक कूट सिंगलेट, डबलेट और ट्रिपलेट टाइप्स के होते हैं। तो जो कोडोन, जो इंफॉर्मेशन जाती है, प्रोटीन सिंथेसिस की जो इंफॉर्मेशन जाती है वो कोडोन के द्वारा ही जाती है। और ट्रिपल कोडोन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोडोन है, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण की जो इंफॉर्मेशन है, जो सूचना है, वो ले जाने का काम ट्रिपलेट कोडोन ही करते हैं। तो बात करेंगे हम डिस्कवरी की बात की जाए तो जेनेटिक्स कोड की खोज करने का श्रेय नीरेनबर्ग को जाता है। नीरेनबर्ग साइंटिस्ट थे, इनको जाता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना और मथाई। तो अगर जेनेटिक्स कोड से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है नीरेनबर्ग सबसे इंपॉर्टेंट है, और कोवर्कर्स के रूप में खुराना और मथाई है। तो अगर आनुवांशिक कूट से रिलेटेड कोई प्रश्न आता है, खोज से रिलेटेड, तो आपको नीरेनबर्ग को ही आपको बताना है। तो देखें, परिभाषा की बात करें तो प्रोटीन संश्लेषण की सूचना इंफॉर्मेशन जो है वो डीएनए से स्टार्ट होती है। आपको ध्यान रखोगे, डीएनए के न्यूक्लियोटाइडों के अनुक्रम में, डीएनए के न्यूक्लियोटाइडों के अनुक्रम में, सीक्वेंस जो होता है अनुक्रम में विद्यमान होती है। यानी कि यहां पर आपको क्या ध्यान देना है कि प्रोटीन संश्लेषण की जो सूचनाएं होती है, इंफॉर्मेशन होती है, वो न्यूक्लियोटाइडों के रूप में प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक आपको ध्यान रखोगे, एक संश्लेषित प्रोटीन
संश्लेषित प्रोटीन एक संश्लेषित प्रोटीन की संरचना के लिए स्ट्रक्चर के लिए एक डीएनए अणु में विद्यमान उस सूचना से है जो उनमें निहित संदेश द्वारा संदेश से मतलब इंफॉर्मेशन से है, संदेश द्वारा एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करती है। यह आपको जानना है क्या चीज आ रही है यहाँ पर। यहाँ बात कर रहे हैं प्रोटीन संश्लेषण की सूचना डीएनए के न्यूक्लियोटाइडों के अनुक्रम सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड विद्यमान होती है, न्यूक्लियोटाइडों के रूप में विद्यमान होती है। एक संश्लेषित प्रोटीन की संरचना के लिए एक डीएनए अणु में विद्यमान उस सूचना से है जो कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करती हो, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करती हो। इसे हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड, या आपको जानना है कार्ड ऑफ जेनेटिक कोड, उसे हम आनुवांशिक कोड कहते हैं। देखते हैं आनुवांशिक कोड कैसे होते हैं, वो चीज हम आगे पढ़ते हैं। परिभाषा डेफिनेशन आप ध्यान रखोगे। देखो U, C, A और G, यहां पर सिंगलेट कोडोन है, ठीक है। तो ये सिंगलेट होते हैं, फिर डबलेट कोडोन U, C, A, G, इसी प्रकार U, C, A, G। अगर आपको डबलेट कोडोन करना है, तो आप डबल कोडोन के रूप में UU, UC, UA, UG, ठीक है ना। इसी प्रकार यहां पर बात करें CC, CU, इसी प्रकार CC, CA, इसी प्रकार CG। कहने का मतलब क्या होता है, डबलेट कोडोन डबल कोडोन्स के रूप में पाए जाते हैं, या आपको याद रखोगे। तो डबल कोडोन UU, UC, UA, UG, ऐसे कोडोन आपको ध्यान रखना है, ये डबलेट कोडोन के रूप में होते हैं। ट्रिपलेट कोडोन जो होते हैं, ट्रिपल कोडोन यानी कि त्रिकोड, तो त्रिकोड के लिए आपको टेबल बनानी पड़ेगी समझने के लिए। टेबल में देखिए आप U, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, U, C, A और G, ठीक है। इसी प्रकार U, C, A और G, ठीक है। U, C, A, G, U, C, A और G। इसी प्रकार यहाँ पर U, C, A, G, लास्ट में U, C, A, G। अब ट्रिपलेट कोडोन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, U, 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 C, U, U, C, U, U, A, U, U, A, U, U, G, U, U, G। इस प्रकार आपको
ट्रिपलेट कोडोन त्रिकोण बनाने हैं। इसी प्रकार इसका यू सी और यू सी क्या कर दोगे, यू सी ए जी, ये वाले इधर वाले लिख देना है यार, यू ए यू ए यू ए यू ए यू सी ए जी, फिर यू जी यू जी यू जी और यू जी, यू सी ए जी, सी यू सी यू सी यू और सी यू सी ए जी। इसका इससे करो सी 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 और सी सी, ठीक है। क्या आ जाएगा, यू सी ए जी। इसी प्रकार यहां भी ले लो आप, सी ए सी ए सी ए और सी ए, तो यू सी ए और जी। फिर इसका इससे ले लो, सी सी जी सी जी सी जी सी जी, फिर ये ले लो यू सी ए जी, ठीक है। इस प्रकार आप कोडोन की टेबल पूरा करोगे, ए यू ए यू ए यू ए यू, तो क्या आ जाएगा, यू सी ए जी, ए सी ए सी ए सी और ए सी, यू सी ए जी। इसी प्रकार यहाँ ए ए ए ए ए ए ए ए यू सी ए जी, ठीक है। इसी प्रकार ए जी ए जी ए जी और ए जी, तो क्या आ जाएगा, यू सी ए जी। इसका इससे करा दो, जी यू जी यू जी यू और जी यू, तो यू सी ए जी। क्या आ जाएगा, जी सी जी सी जी सी और जी सी, यू सी ए जी। फिर जी ए जी ए जी ए और जी ए, तो क्या आ जाएगा, यू सी ए जी। इसी प्रकार लास्ट में जी 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 और जी जी, यू सी ए जी। इस प्रकार आपकी टोटल 64 कोडोन होते हैं, 64 कोडोन होते हैं। 64 कोडोन के लिए आप कीजिए। अब आपको क्या ध्यान रखना है, कोडोन्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होते हैं वो कोडोन जो होते हैं वो एमिनो अम्ल से जो होते हैं, एमिनो अम्ल से अटैच होते हैं, यानी कि हर कोडोन जो होता है एमिनो अम्ल को कूट करता है। तो ये आपको ध्यान रखोगे। ऐसे कौन कौन से एमिनो एसिड हैं जो ऐसा करते हैं, देखो। अब पर्टिकुलर एमिनो एसिड जैसे यू यू यू, ठीक है, इसके लिए जो इम्पोर्टेंट कोडोन होते हैं वो कौन से होते हैं, फेनिल एलेनिन EHE, फिर ये ल्यूसीन LEU। इसी प्रकार सेरीन, चारों के लिए सेरीन है। हर कोडोन के लिए पर्टिकुलर में कोडोन पाए जाते हैं, हर कोडोन के लिए पर्टिकुलर एमिनो एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। थ्रियोनिन TYR, ध्यान रखोगे आप, TYR, टायरोसिन, इसको क्या बोलोगे आप, अभी मैं इनके नाम लिखा देता हूँ सारों के, फिर आप इनको पढ़ लेना कौन कौन से एमिनो एसिड के लिए कौन कौन से कोडोन होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, दो के लिए हो गए। फिर इन दो के लिए आपको ध्यान रखना है स्टॉप कोडोन। ये क्या है, STOP, स्टॉप। स्टॉप को नॉनसेंस कोडोन भी कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार सिस्टीन, तो ये क्या आ जाएगा, CYS, सिस्टीन, दो सिस्टीन, स्टॉप कोडोन। ये आपको ध्यान रखोगे, स्टॉप कोडोन STOP
ठीक है। इसके बाद में टी आर पी एमिनो एसिड है, ये आपको ध्यान रखोगे TRP। इसी प्रकार आगे बात की जाए ल्यूसीन LEU, प्रोलीन PRO। इसी प्रकार बात करें हम हिस्टीन HIS और ग्लूटामिन GAIU, आर्जिनिन ARG, ठीक है। आइसोल्यूसिन LLU LLE AUG MET मिथ्योनिन, ठीक है। थ्योनिन THR, एस्पार्टिक और लाइसिन, ASP और NYS, ठीक है। सेरीन आर्जिनिन, ARE, वेलिन। इसी प्रकार एलेनिन ALE। इसी प्रकार एस्पार्टिक ग्लूटामिन ASP, AL1। इस प्रकार जो होते हैं टोटल कोडोन जो होते हैं, उन कोडोन में जो मेन इंपोर्टेंट कोडोन होते हैं वो कोडोन क्या होते हैं, एमिनो एसिड से अटैच होते हैं। तो कौन, यानी कि आनुवांशिक कूट जो होते हैं वो कूट इन एमिनो एसिड, जो एमिनो एसिड होते हैं उनसे अटैच होने के कारण ही आनुवांशिक सूचनाओं का जो है ये संचालन करते हैं। तो विशेष पर्टिकुलर एमिनो एसिड के लिए, जो पर्टिकुलर कोडोन्स के लिए पर्टिकुलर एमिनो एसिड होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो एमिनो एसिड जैसे BUUC, इसके लिए फेनिलएलेनिन है। इसी प्रकार जैसे ल्यूसीन है, सेरीन है, प्रोलीन है, थ्योनिन है, सिस्टीन है, ये आपको ध्यान रखना है, एस्टीन वगैरह। तो ये विशेष कोडोन जो होते हैं, ये विशेष कोडोन एमिनो एसिड को कोड करते हैं, यानी कि संश्लेष मतलब सूचना का सूचना जो होती है, इंफॉर्मेशन है, उसको स्थानांतरित करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये टेबल ध्यान रखनी है, ट्रिपलेट कोडोन ध्यान रखना है। ट्रिपलेट कोडोन में आपको ध्यान रखना है कौन से एमिनो एसिड जो है, यानी कि एमिनो एसिड जो होते हैं वो कौन से एमिनो एसिड हैं जो किस कोडोन को कोड करते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो मेन इंपोर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है आनुवांशिक, द कैरेक्टर्स ऑफ जेनेटिक कोड, यानी आनुवांशिक कोड के लक्षण या गुण। देखो, तो सबसे पहले हम इनके गुण या कैरेक्टरों पर ध्यान देते हैं। कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। स्टॉप कोडोन आपको ध्यान रखना है, किसी भी अम्ल को कोड नहीं करते हैं ये अनुमान, ध्यान रखिए आप। स्टॉप कोडोन जो स्टॉप कोडोन जो होते हैं किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते हैं, तो ये ध्यान रखोगे। इसलिए उनको स्टॉप कोडोन या नॉनसेंस कोडोन के नाम से भी हम जानते हैं, निरर्थक या बेकार कोडोन। तो देखो, आनुवांशिक कोड के कैरेक्टर्स में अगर बात की जाए, आनुवांशिक कोड की विशेषताएं, तो सबसे पहले आनुवांशिक कोड त्रिक होते हैं। आनुवांशिक कोड जो होते हैं वो त्रिक होते हैं। त्रिक से मतलब है ट्रिपलेट होते हैं। त्रिक का मतलब 3 से, जैसे यू ऐसे, यू सी ऐसे,
ये ट्रिपलेट होते हैं। दूसरी चीज, जो 3 एमिनो एसिड के अनुक्रम से जुड़े रहते हैं तो उन्हें अपन कोडोन्स के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना है, क्योंकि हर कोडोन के लिए जो होता है एमिनो एसिड होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कोडोन क्या होते हैं, कोडोन होते हैं जो एमिनो एसिड से अटैच हों, तो कोडोन पोजीशन होती है। तो जैसे अगर फेनिलएलनिन आया था इनके लिए, तो वो इनसे आनुवंशिक कूट जुड़े हुए हैं, तो कहने का मतलब क्या हो गया, कोडोन, वैसे कूट होंगे ये सिंगलेट में। आनुवंशिक कूट सुस्पष्ट होते हैं, आनुवंशिक कूट क्या होते हैं, सुस्पष्ट होते हैं, या आपको ध्यान रखना है आनुवंशिक कूट सुस्पष्ट होते हैं। दूसरी चीज, यानी कि एक विशेष कोडोन केवल एक ही विशेष एमिनो अम्ल को कूट करता है, यानी कि आपको ध्यान रखना है एक कोडोन जो होता है, एक कोडोन जो होता है एक विशेष एमिनो अम्ल को ही कोडित करता है। एक कोडोन एक विशेष एमिनो अम्ल को कोडित करता है, यह आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट हो गया है। तीसरा है आनुवंशिक कूट अल्प विराम रहित होते हैं, यानी कि इनके बीच में जैसे यू 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 सी, इनके बीच में कोमा नहीं आता है कभी भी, या डैश नहीं आता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो आनुवंशिक कोडोन क्या अल्प विराम रहित होते हैं, रहित, यानी कि इनके बीच में कोई गैप नहीं होता है, कोई कोमा वगैरह, कोमा रहित होते हैं। कोडोन कैसे होते हैं, कोडोन कोमा रहित होते हैं, कोमा नहीं लगता है इनके बीच में ऐसे, और बीच में ना इनके बीच में गैप होगा, जैसे यू यू फिर यहाँ से स्टार्ट होगा से, ये बीच में गैप नहीं होगा, अल्प विराम रहित होते हैं, ठीक है। कोडोन कोमा रहित होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आनुवंशिक कूट आश्रित होते हैं, डिसेंडेंट होते हैं, आनुवंशिक कूट आश्रित होते हैं, ये भी एक विशेषता है इसकी, ठीक है। प्रारंभिक कोडोन जो होता है, आपको ध्यान रखना है, ये कई बार ट्यूशन में पूछा भी जाता है कि AUG, और ये किसको कोडित करता है, मीट एमिनो एसिड मिथ्योनिन को। तो प्रारंभिक कोडोन क्या होता है, AUG, जो मिथ्योनिन को कोडित करता है, ठीक है। प्रारंभिक कोडोन हो गया है। इसके बाद में UAA, UAG, UGA, ये 3 कोडोन जो होते हैं वो समापन कोडोन होते हैं, समापन कोडोन। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है समापन कोडोन कौन से होते हैं, टर्मिनेट कोडोन, तो वो आपको ध्यान रखना है। 3 कोडोन ऐसे होते हैं जो समापन कोडोन होते हैं, यानी कि अगर किसी भी प्रोटीन संश्लेषण की सूचना के अंदर इंफॉर्मेशन जो जा रही है, उस इंफॉर्मेशन के बीच में अगर तीनों में से एक भी कोडोन आ जाता है तो वो इंफॉर्मेशन आगे नहीं जा पाती है, तो स्टॉप कोडोन के नाम से भी जानते हैं, इसको निरर्थक कोडोन भी कहते हैं, नॉनसेंस कोडोन निरर्थक कोडोन के नाम से भी जानते हैं, नॉनसेंस कोडोन भी इन्हें कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं हैं आनुवंशिक कूट की, ये विशेषताएं आप याद रखोगे, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं तो आपको बता देना है, ठीक है। ये आपका आनुवंशिक कूट जो है, महत्व करैक्टर वगैरह इसके कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे अपन हम लोग चर्चा करें, तो देखिए
पॉइंट आता है हमारा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम, और इसमें पॉइंट आता है हमारा अनुवांशिक कूट। पॉइंट हो गया है हमारा। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम, ये पॉइंट है हमारा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम। ये क्या चीज है? देखो, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम केंद्रक जीन संबंधित आनुवांशिक को केंद्रक आनुवांशिकी कहते हैं। यह मेंडल के नियमों का पालन करते हैं। केंद्रक जीन के अतिरिक्त जीवों में अनेक गुण ऐसे भी पाए जाते हैं जो केंद्रक जीन के द्वारा संचालित नहीं होते हैं। तो यहाँ अपन बात करेंगे केंद्रक जीन के अतिरिक्त, केंद्रक जीन के अतिरिक्त, केंद्रक जीन के अतिरिक्त जीवों में अनेक गुण, जीवों में अनेक गुण, अनेक गुण ऐसे भी पाए जाते हैं, ऐसे भी पाए जाते हैं, पाए जाते हैं जो केंद्रक जीन द्वारा संचालित नहीं होते हैं, जो केंद्रक जीन्स के द्वारा संचालित नहीं होते हैं। संचालित नहीं होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। यानी कि कहने का मतलब केंद्रक के अंदर कुछ जीनें पाई जाती है, वो जीनें कुछ नियमों का पालन करती है, यानी कि वो जीनें कुछ कार्यों को कंट्रोल करती है। पर कुछ केंद्रक में ऐसी भी जीनें होती है, या अब हम कह सकते हैं केंद्रक जीन के अतिरिक्त, ध्यान रखना, केंद्रक जीन के अलावा। भाई केंद्रक जीन जो होती है वो तो अपने अपने जो कैरेक्टर वगैरह, अपने अपने जो भी आनुवांशिकी विज्ञान के अंदर काम में आती है, जेनेटिक्स जिसे अपन बोलते हैं इनहेरिटेंस, उसमें काम में आती है। परंतु इसके अलावा कुछ जीवों में ऐसे कुछ कैरेक्टर भी होते हैं जो केंद्रक जीन के अलावा भी संचालित होते हैं, मतलब जिसमें केंद्रक जीन द्वारा संचालित नहीं होते, यानी कि वहां केंद्रक जीनों का कोई मतलब नहीं है, होते हैं। ठीक है। अब ये जीनें जो होती है केंद्रक के गुणसूत्र में नहीं होती है, पहली चीज तो, क्योंकि ये क्या करती है, केंद्रक जीन है, केंद्रक जीन के द्वारा संचालित नहीं है, यानी कि यहाँ पर केंद्रक जीन काम में नहीं आई। अब केंद्रक जीन काम में नहीं आए तो इसका मतलब केंद्रक की तो बात ही नहीं होगी, भाई न्यूक्लियस की तो बात ही नहीं होगी। तो यहाँ पर न्यूक्लियस की बात नहीं होगी तो इसके अलावा किसकी बात होगी? देखो, यानी कि ऐसी जीनें कहाँ पाई जाती है? कोशिका ध्रुव में पाई जाती है, कोशिका ध्रुव में पाई जाती है। ऐसी जीनें कहाँ पाई जाती है? कोशिका ध्रुव में पाई जाती है। ठीक है। ऐसे जीन मेंडल के नियम का पालन नहीं करती है। तीसरी चीज, ऐसी जीनें मेंडल के नियम का पालन नहीं करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पालन नहीं करती है। ठीक है। ऐसी जीनें जो होती है मेंडल के नियम का पालन नहीं करती है। तीसरी चीज, इसे हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य वंशागति।
अगर ऐसा काम हो रहा है तो साइटोप्लाज्म इनएक्टिविटी में आता है ये कोशिका द्रव वंशागति। तो कोशिका द्रव वंशागति प्रोकैरियोटिक जीवों में भी होती है और यूकेरियोटिक जीवों में भी होती है। यानी कि इस चीज को क्या समझोगे आप, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक जीवों में। मतलब बात क्या आ रही है, बात यह आ रही है कि जीवों में अनेक ऐसे गुण हैं, ऐसे कोई कैरेक्टर हैं जो केंद्रक जीन के अलावा, मतलब केंद्रक में पाई जाती है, जो जीनें पाई जाती है क्रोमोसोम पर, उनके अलावा कुछ ऐसी जीनें भी होती है जो अन्य अन्य लक्षणों को कंट्रोल करती है। तो वो जीनें पाई जाती है कोशिका द्रव में। अगर कोशिका द्रव में ये जीनें पाई जाती है और जीवों में अनेक लक्षणों को कंट्रोल कर रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो फिर आप उसे क्या बोलोगे, कोशिका द्रव वंशागति, यानी कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हो। ऐसा किसमें हो सकता है, प्रोकैरियोटिक में भी हो सकता है और यूकेरियोटिक सेल में भी होता है। यह आपको ध्यान रखना है। अब यूकेरियोटिक की बात की जाए, देखिए यूकेरियोटिक की बात करें हम लोग। अब यूकेरियोटिक में ऐसे कौन सी जीनें होती है जो कोशिका द्रव में पाई जाती है। एक तो आपको ध्यान रखना है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और एक क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और एक आता है क्लोरोप्लास्ट डीएनए। यह आपको ध्यान रखना है। यूकेरियोटिक में एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम है, यह आपको ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम। और इसके अलावा भी आते हैं आपके प्लाज्मिड और ट्रांसपोजोन्स। यह आपको ध्यान रखना है। ये चार जो होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, क्लोरोप्लास्ट डीएनए और प्लाज्मिड और ट्रांसपोजोन्स, ये आपके एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम में आते हैं। अब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम जो हैं, इनकी खोज करने का से फ्रिटस वेस्टस्टीन को जाता है। देखो सबसे पहले बात करें हम, अगर खोज इसकी डिस्कवरी की बात की जाए तो फ्रिटस और दूसरा आता है फ्रिटस वॉन वेस्टीन, यह आपको ध्यान रखना है। साइंटिस्ट का नाम है फ्रिटस वॉन वेस्टस्टीन, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करें हम लोग, पॉइंट पे चलते हैं। समझ गए आप लोग? देखिए मैं दोबारा बता देता हूं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। बात यह आ रही है कि केंद्रक में पाई जाने वाली जीनें न्यूक्लियर जीन होती है। अब न्यूक्लियर जीनें अपने कैरेक्टरों को कंट्रोल करती है, मतलब इनसे रिलेटेड जो भी कार्य हैं वो न्यूक्लियर जीनें करती है। परंतु न्यूक्लियर जीनों के अलावा कुछ ऐसी जीनें होती है जो जीवों में अनेक गुणों का संचालन करती है, अनेक गुणों के प्रभाव में या अनेक गुणों का निर्धारण करती है। अनेक गुण इनके द्वारा संचालित होते हैं। मतलब केंद्र जीनों के अलावा कुछ जीनें ऐसी भी होती है जो जीवों में अनेक गुणों को संचालित करती है। वो जीनें
प्रेजेंट होती है कोशिकाद्रों में। पहली चीज तो वो केंद्रक में नहीं है, क्योंकि केंद्रक में होगी तो न्यूक्लियर जीन होगी। तो ऐसी जीनों को हम क्या बोलते हैं, जो कि केंद्रक में नहीं पाई जाती है और कोशिकाद्रों में पाई जाती है, और अनेक करेक्टर्स जो होते हैं उनको जो है वो इफेक्टिव करती है। ठीक है, वो ऐसी जीनें जो होती है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम होती है। अब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम में यूकेरियोटिक सेल्स की अगर बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, क्लोरोप्लास्ट डीएनए और प्लाज्मिड और ट्रांसक्रिप्टोन्स ये इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम होते हैं। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम में आगे हम बात करें तो इनकी खोज करने का श्रेय वो जाता है फ्रिट्ज वॉन वेस्टस्टीन्स को जाता है। इन्होंने सबसे पहले इनके बारे में बताया था या इनकी खोज की थी और इनको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम कहा था। तो अब आगे हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट डीएनए। फर्स्ट पॉइंट हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम में पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट डीएनए। ये हमारा क्लोरोप्लास्ट डीएनए, ये हमारा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए है। देखो लवक डीएनए को पहली चीज तो यहां से स्टार्ट करते हैं। लवक डीएनए को क्लोरोप्लास्ट डीएनए कहते हैं, सीपी डीएनए कहते हैं, पहली चीज तो। दूसरी चीज, लवकों में प्लास्टिड्स जो होते हैं, लवकों में सर्वप्रथम सेंगर ने स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिरोधी एंटीबॉडी जीन की उपस्थिति बताई है। एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक जीन की उपस्थिति बताई थी सेंगर ने। पहली चीज तो ये आपको जानना है। पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं तो आप इंपोर्टेंट जो पॉइंट है उनको आप पढ़ते रहना, वीडियो देखते रहना, ताकि वो समझ में आते रहे। दूसरा, रिश व प्लाट ने लवकों में डीएनए की उपस्थिति बताई। लवकों में डीएनए की उपस्थिति बताई थी, यह आपको जानना है। आगे बात करें, सेगर नामक महिला ने, सेगर नामक महिला ने क्लेमाइडोमोनास में लवक प्लास्टिड जो होते हैं में वृत्ताकार डीएनए, यानी कि
उपस्थित डीएनए में वर्ताकार आनुवंशिक मानचित्र पर 6 जीनों की उपस्थिति बताएगी। लवक में वर्ताकार जो डीएनए होता है में 6 जीनों की उपस्थिति बताएगी, यह आपको ध्यान रखना है। क्लोरोप्लास्ट डीएनए में ये जो डिस्कवरी की बात हो रही है ना, ये सारी चीजें चल रही है। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट में ये डबल मेम्ब्रेन कवर्ड सेल ऑर्गन्स है, डोरी झिल्ली युक्त। सही है। इससे आगे हम बात करें ये तो क्या है, आउटर एंड आउटर या आउटर व इनर मेम्ब्रेन क्लियर। इसके बाद में बात करें हम लोग स्ट्रोमा। स्ट्रोमा ठीक है। इसके बाद में बात की जाए थाइलेकोइड, थाइलेकोइड ठीक है। इंटरग्रेनम लेमिली, फ्री राइबोसोम्स, ये जो आ रहे हैं आपके फ्री राइबोसोम, फ्री राइबोसोम, फ्री राइबोसोम हो गए, थाइलेकोइड हो गई, स्ट्रोमा हो गया, क्लोरोप्लास्ट डीएनए ये यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट ये डीएनए है ठीक है। पॉलीसोम ये यहाँ चेन से आप बनाओ, पॉलीसोम आप स्ट्रक्चर को ध्यान से बनाओगे, पॉलीसोम और ग्रेनम ये आगे आपके ग्रेनम। ये क्लोरोप्लास्ट यानी कि क्लोरोप्लास्ट डीएनए की स्ट्रक्चर होगी, इसमें क्लोरोप्लास्ट होगी और लवक के अंदर आपके डीएनए हो गया, उस डीएनए को क्लोरोप्लास्ट डीएनए हम कहते हैं। स्ट्रोमा, आउटर, इनर मेम्ब्रेन वगैरह ये सारी चीज के लिए होगी। आगे चलते हैं, इसकी संरचना की स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम। ये तो इसकी डिस्कवरी थी, इसमें क्या क्या बताया था। इसके बाद में आगे चले हम लोग क्लोरोप्लास्ट डीएनए हमारा चल रहा है पॉइंट। पहली चीज तो लवक डीएनए वलयाकार होता है, यह आपको जानने में है। दूसरी चीज हम बात करें सीपीडीएनए बोल रहे थे आप, सीपीडीएनए प्रोटीन आवरण द्वारा आवृत नहीं होते हैं, यानी कि इनकी
इसके चारों प्रोटीन आवरण नहीं पाया जाता है। दो चीजें ध्यान रखो, लवण डीएनए वलयाकार होता है, प्रोटीन आवरण नहीं पाया जाता है। दूसरी चीज क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट के गुण cpDNA क्लोरोप्लास्ट के गुण cpDNA तथा केंद्रक डीएनए द्वारा नियंत्रित होते हैं तथा केंद्रक डीएनए द्वारा नियंत्रित होते हैं, कंट्रोल होते हैं, ये आपको जानना है। क्लियर? तो लवण डीएनए एक तो सर्कुलर टाइप्स के होते हैं, दूसरी चीज इसी प्रकार cpDNA प्रोटीन आवरण द्वारा आवर्तित नहीं रहते, मतलब इसके चारों तरफ प्रोटीन आवरण नहीं होता है। इसी प्रकार क्लोरोप्लास्ट गुण cpDNA तथा और केंद्रक डीएनए, क्लोरोप्लास्ट के जो गुण होते हैं, कैरेक्टर्स जो होते हैं, कैरेक्टर्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, तो cpDNA और केंद्रक डीएनए के द्वारा नियंत्रित होते हैं, ये भी आपको जानना है। इसी प्रकार प्लास्टिड rRNA cpDNA द्वारा उत्पादित होता है, cpDNA द्वारा उत्पादित होते हैं, मतलब इसका निर्माण जो होता है। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना ये चाह रहा है कि जो rRNA होता है, प्लास्टिड का rRNA, वो cpDNA के द्वारा बनता है। ठीक है? इसी प्रकार परंतु एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ है, एक तो रेप्लिकेशन प्रतिकृतिकरण, रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो आपको ध्यान रखना है, केंद्रक डीएनए के द्वारा ही होगा, केंद्रक डीएनए के द्वारा ही होता है। सीधी सी बात ये आपको ध्यान रखनी है कि केंद्रक डीएनए के द्वारा ही रेप्लिकेशन प्रतिकृतिकरण का गुण जो होता है केंद्रक डीएनए के द्वारा ही होता है। या इसके लिए जो भी आवश्यक एंजाइम्स जो होते हैं, हम ये कह सकते हैं आवश्यक एंजाइम इन रेप्लिकेशन, नेसेसरी एंजाइम्स ऑफ रेप्लिकेशन, आवश्यक जो एंजाइम होते हैं रेप्लिकेशन के लिए, जितने भी आवश्यक एंजाइम्स होते हैं उसका निर्माण जो होता है वो न्यूक्लियर डीएनए के द्वारा ही होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज इसमें आगे बात की जाए, प्लास्टिड rRNA ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन, ये आपको ध्यान रखना है, ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन जिसे बोलते हैं, अनुलेखन तथा स्ट्रोमा के घुलनशील एंजाइमों के लिए, अनुलेखन के लिए भी आपको ध्यान रखना है, न्यूक्लियर जीन इंपोर्टेंट होती है, न्यूक्लियर जीन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, दोनों मेथड्स के लिए केंद्रक डीएनए जरूरी है, केंद्रक जीन जरूरी है, न्यूक्लियर जीन जरूरी है। तो देखिए आगे अगर हम बात करें, आगे बात करते हैं, कार्य की बात करें, फंक्शन क्या है इसका, किसका, क्लोरोप्लास्ट डीएनए का, ध्यान रखना, फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट डीएनए, फंक्शंस
फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट डीएनए। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है संरचनात्मक, संरचनात्मक तथा क्रियात्मक, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल घटक सीपीडीएनए तथा केंद्र डीएनए द्वारा नियंत्रित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट डीएनए, सीपीडीएनए फुल फॉर्म ऑफ सीपीडीएनए, क्लोरोप्लास्ट डीएनए व केंद्र डीएनए, न्यूक्लियर डीएनए द्वारा कंट्रोल होते हैं, नियंत्रित होते हैं। रीजन, इसका रीजन क्या आ गया? देखो आपको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो भी घटक होते हैं उनका जो कंट्रोल होने का काम, कंट्रोल करने का काम होता है वो सीपीडीएनए, वो केंद्र डीएनए का होता है। ये भी आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है ना। ये इसके अलावा राइबोसोम जीन भी इसमें पाई जाती है, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट डीएनए का है। और आरआरएनए का निर्माण जो देखिए आप, आरआरएनए सीपीडीएनए द्वारा ये उत्पादित होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट काम किया जाता है। मतलब कुल मिलाकर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट डीएनए के अंदर जो डीएनए होता है उस डीएनए के बारे में बात की जा रही है कि भाई वो करता क्या है। तो आरआरएनए जो होता है उसका भी डेवलपमेंट करता है, प्रोडक्शन ऑफ आरआरएनए। इसी प्रकार दूसरा इसमें आपको ध्यान रखना है जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन, इनके लिए जो विशेष प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम न्यूक्लियर जीन के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है, न्यूक्लियर जीन के द्वारा ही इनका प्रोडक्शन किया जाता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। और ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए भी इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर जो जीन होती है वो भी इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। इसी प्रकार अगर आगे बात की जाए स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो भी घटक होते हैं उनका निर्माण भी जो होता है वो आपको किसके द्वारा करना है, यानी कि सीपीडीएनए और न्यूक्लियर डीएनए के द्वारा करना है। तो ये क्लोरोप्लास्ट डीएनए जो होता है वो इम्पोर्टेंट डीएनए है, इसके बारे में हमने देख लिया है क्या चीज़ें हैं। तो आगे बात करें हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो ये आपको क्लोरोप्लास्ट डीएनए के बारे में हो गया है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हमारा अगला कौन चलता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम पढ़ रहे हैं। इसमें पहला आ गया आपका क्लोरोप्लास्ट डीएनए, अब सेकेंड आता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया में जो पाया जाता है वो डीएनए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ये हमारा नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होते हैं सबसे पहले तो इसकी अगर हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में कुछ पॉइंट्स हम देख लें तो वो हम आगे देखेंगे। देखो भाई, पहले पॉइंटों पे ध्यान देते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता क्या है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में एक या एक से अधिक डीएनए अणु होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में एक या एक से अधिक डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, डीएनए अणु होते हैं। फर्स्ट बात आपको ये फर्स्ट जो है माइटोकॉन्ड्रिया की बात करनी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक या एक से अधिक डीएनए अणु होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, mtDNA, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है। दूसरी बात करें हम लोग, ये लगभग ये कैसे होते हैं, वर्ताकार द्विसूत्री, होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, वर्ताकार तो होते हैं पर द्विसूत्री भी होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं,
जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसकी इनर मेम्ब्रेन जो होती है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है वहां प्रेजेंट होते हैं ये की सतह पर पाए जाते हैं। ये सतह पर पाए जाते हैं। तीसरी चीज इसमें बात करें, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है, यानी कि mtDNA लिख देता हूं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में भी क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, और रेप्लिकेशन होकर वो क्या करता है, रेप्लिकेट हो जाता है, रेप्लिकेशन करता है। रेप्लिकेशन करने से मतलब क्या है, प्रतिकृति बनाता है, प्रतिकृति बनाने की क्षमता होती है, यानी इसमें कैपेसिटी होती है कि वो रेप्लिकेट हो जाए, यानी कि रेप्लिकेशन करता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अब इसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के कैरेक्टर्स अगर बात की जाए, यानी कि इसके जो लक्षण होते हैं, गुण जो होते हैं, कैरेक्टर्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं लक्षण में। पहली चीज तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में ग्वानिन और साइटोसिन की मात्रा अधिक होती है। आपको ध्यान रखना है, mtDNA जो होता है इसमें ग्वानिन और साइटोसिन की मात्रा अधिक, ग्वानिन व साइटोसिन की मात्रा अधिक। ये आपको ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है, ये सारी चीजें आपको क्लियर करनी है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया में एक या एक से अधिक डीएनए पाए जाते हैं। इन डीएनए को mtDNA यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। इसके बाद में बात करें, ये वर्ताकार द्विसूत्री होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरी या माइटोकॉन्ड्रिया की ये आंतरिक सतह पर पाए जाते हैं। तीसरी बात, mtDNA जो होते हैं वो रेप्लिकेट होते हैं, रेप्लिकेट यानी कि रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है, रेप्लिकेशन के द्वारा अपनी फोटोकॉपी तैयार करते हैं, प्रतिकृतिकरण होता है और अपनी फोटोकॉपी या जीरोक्स बनाने की क्षमता भी होती है। तीसरी चीज यहाँ पर अगर कैरेक्टर्स की बात की जाए, लक्षण की बात की जाए, तो ग्वानिन और साइटोसिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, मतलब हाइजर क्वांटिटी होती है इसमें, ठीक है। इसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए जीवाणु की भांति वर्ताकार होता है। दूसरी चीज mtDNA कैसा होता है, वर्ताकार होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है उसकी बात की जा रही है तो MET वर्ताकार होता है, ठीक है। इसके बारे में बात की जाए, ये उच्च ताप पर विकृत होता है। तीसरा पॉइंट है, उच्च ताप पर विकृत हो जाता है ये, ठीक है। उस ताप पर ये क्या हो जाता है, विकृत हो जाता है, ठीक है। और सामान्य अवस्था में भी आ सकता है ये, पुनः सामान्य अवस्था में आता है, पुनः सामान्य अवस्था में आता है या आने की क्षमता, इसमें कैपेसिटी होती है कि ये विकृत हो जाएगा तो फिर ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में भी वापस आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आगे बात की जाए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ये कैरेक्टर्स आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में डायग्राम की तरफ आप ध्यान दें, तो जैसे हम डायग्राम बना देते हैं एक बार, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए,
रिप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है ना, डीएनए बन जाता है। फिर ये डीएनए बना दिया हमने। फिर आरएनए, आरएनए फिर क्या आ जाएगा, पॉलीमेरेज एंजाइम, पॉलीमेरेज, पॉलीमेरेज एंजाइम। और पॉलीमेरेज से यहाँ पर एमआरएनए, आरआरएनए यानी कि राइबोसोम, एमआरएनए, आरआरएनए, आरएनए, राइबोसोम, राइबोसोम, यह आपको ध्यान रखना है। ये माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। आउटर इनर मेम्ब्रेन हो गई है। एमिनो एसिड्स, एसिड, एमिनो एसिड हो गए आपके। श्वसन घटक पाए जाते हैं, श्वसन के लिए आवश्यक बनना, श्वसन घटक, श्वसन के लिए जो भी एंजाइम्स वगैरह काम में आते हैं वो श्वसन घटक भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, माइटोकॉन्ड्रियल डायग्राम में आपको बता देनी है, ठीक है ना। ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है। इसके बाद में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अगर कार्य की बात की जाए, फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, आगे पढ़ेंगे हम फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, नेक्स्ट टॉपिक।